हेलो एवरीवन, आईआरसी केमिस्ट्री पे आप सभी का स्वागत है। आज का जो सेशन है हम लोग इसमें जो 2025 का जीएसआई का प्रीलिम्स के क्वेश्चंस हैं इनऑर्गेनिक के, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पीवाईक्यूज के बारे में मैंने पिछले सेशन में भी आप लोगों को बताया था, ये बहुत ही एक अच्छा तरीका होता है किसी भी एग्जाम के बारे में जानने के लिए कि उस एग्जाम में पर्टिकुलर पेपर के लिए मुझे क्या क्या पढ़ना है। उसके लिए आपको पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी है। पिछले 5 साल के अगर आप पीवाईक्यूज कर लेते हो तो वो सफिशिएंट है। किसी भी पेपर में आपको किस टॉपिक को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, किसको कम देना है, वो आप वहां से अंदाजा लगा सकते हो। तो जो ये 2025 का पेपर है जीएसआई का, इसको मैं डिस्कस करूंगा। और इस मतलब अगर आप मुझसे रिव्यू पूछोगे तो 2025 का पेपर काफी इजी आया है। मतलब जो इसमें इस बार का अगर हम देखें, पीरियोडिसिटी से रिलेटेड सवाल जो आए हैं और आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड सवाल, कोऑर्डिनेशन से मतलब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल वहां बढ़ा के रखते हैं, बट वहां से बहुत इजी क्वेश्चंस आए हैं। तो टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, 31। तो मैं उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो मतलब थोड़े से ट्रिकी हैं, और उस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ और एरियाज को अगर कवर करना है तो वो भी मैं उन क्वेश्चंस में बताऊंगा। तो बेसिकली उन क्वेश्चंस के बारे में ही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जब भी आप लोग पढ़ें तो सबसे पहले तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और वेव फंक्शन का जो ग्राफ है विथ रिस्पेक्ट टू द रेडियल वेव फंक्शन, वो आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। 1s 2s 2p और 3p इतना जान लो बहुत है। दूसरा, उसके बाद जो स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन है वो आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि उससे भी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देखोगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर से बेसिकली उन लोगों ने वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा पूछते हैं। फॉर्मूला बेस्ड नहीं रहता, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, हाइड्रोजन वेव फंक्शन के बारे में पूछा हुआ है। आप सभी को पता है कि हाइड्रोजन वेव फंक्शन जो है वो किसके इक्वल होता है, e⁻⁻r/a0। ठीक है, a0 का बोर एटॉमिक रेडियस। तो जो हाइड्रोजन एटम है सबसे स्मॉलेस्ट एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एटम है। इसमें जो इसका वेव फंक्शन होता है वो रेडियल वेव फंक्शन पे ही डिपेंड करता है। एंगुलर वेव फंक्शन इसका होता ही नहीं, इंडिपेंडेंट होता है। थीटा एंड फाई आर इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू द हाइड्रोजन वेव फंक्शन। तो बहुत आसान सा सवाल है, इसमें यही पूछा है हाइड्रोजन एटम का जो एस ऑर्बिटल है डिपेंडेंट ऑन रेडियल वेव फंक्शन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एंगुलर वेव फंक्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। मैं फर्स्ट ऑप्शन इसलिए राइट कर रहा हूँ, बाकी आप बी सी डी देखोगे तो उसमें एंगुलर वेव फंक्शन आपको दिखेंगे। तो इस तरीके से फटाफट आपको आगे बढ़ना है। दूसरा क्वेश्चन भी मैं इसमें पिक कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पिक किया क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन देख के आप सिर्फ इसी पे फोकस करो, आप स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन सॉल्व करो। फिर तो उसके बाद जो ग्राफ वाले सवाल हैं वो उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लो, क्योंकि किसी का भी ग्राफ देके आपसे रेडियल वेव फंक्शन पूछ लेगा, नोट्स पूछ लेगा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लेगा वो। सेकेंड सवाल है पेनिट्रेटिंग एबिलिटी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, बट अगर हाँ 12th बेस का सवाल है, जेई का सवाल है। पेनिट्रेटिंग एबिलिटी एंड शील्डिंग, ये दोनों चीज हम एक साथ पढ़ते हैं। तो शील्डिंग इफेक्ट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि शील्डिंग इफेक्ट बेसिकली न्यूक्लियस को जो इनर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनगल्फ कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है आउटर इलेक्ट्रॉन्स पे, उनपे वो कम एक्सपीरियंस करते हैं। दिस इज कॉल्ड शील्डिंग। तो जो इनर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कितना तेजी से अट्रैक्ट होते हैं न्यूक्लियस की तरफ, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड पेनिट्रेशन इफेक्ट। कि वो ऑर्बिट मतलब न्यूक्लियस को कितना पेनिट्रेट कर पा रहे हैं, कितना उसको शील्ड कर पा रहे हैं। सो जितना ज्यादा पेनिट्रेशन होगा उतना ज्यादा शील्डिंग होगा। तो बेसिकली अगर आप ऑर्बिटल्स को चेक करोगे SPDF, तो अगर हम शेप की बात करें तो एस ऑर्बिटल क्या होता है, स्फेरिकल, और स्फेरिकल शेप यूनिफॉर्म होता है और 360 डिग्री में पूरा का पूरा एंगल्फ करता है न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से उसकी शील्डिंग सबसे अच्छी होती है। एंड this s electron will have maximum penetration effect, therefore s orbital shows maximum penetration effect and shielding effect। तो s orbital के केस में क्या होगा कि शील्डिंग ज्यादा होगी और आउटर इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे उनके ऊपर जेड इफेक्टिव कम महसूस होगा। तो यहां से आप सिंपल लिख सकते हो SPDF। जैसे जैसे मैं S के बाद P पे जाता हूं तो P का शेप डम्बल हो जाता है, और डम्बल शेप आपको पता है कि वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, वो न्यूक्लियस को हर डायरेक्शन में शील्ड नहीं कर पाता है। और जैसे ही हम D और F में जाते हैं उनका शेप ही डिफ्यूज हो जाता है। तो वो तो बिल्कुल जाने ही जाते हैं फॉर पुअर शील्डिंग इफेक्ट, है ना। तो ये आप ध्यान रखना। अगेन थर्ड क्वेश्चन आपका जो पीरियोडिसिटी से, तो पीरियोडिसिटी से 5-6 सवाल अच्छे हैं।
और अगर पीरियोडिसिटी आपको अच्छे से तैयार करना है तो आप क्या करो, IIT JEE के सवाल लगा लो, कम से कम प्रीवियस 10 ईयर के, उसमें कम से कम 250-300 क्वेश्चन होंगे, आपका कवर हो जाएगा। कभी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करो तो एक शीट रखो अपने पास। जैसे मैंने पीरियोडिसिटी के 50 सवाल किए, 100 सवाल किए, 100 में से मेरे जो है 20 गलत हो गए, तो 20 को मैं मार्क करके रखूंगा। नेक्स्ट जब मैं वापस PYQ को सॉल्व करूंगा तो मैं चेक करूंगा कि वो 20 में से मैंने कितने सही किए, क्या मैंने फिर से वही 20 गलत किए। अगर मैं 20 गलत कर रहा हूं, इसका मतलब जो मैंने पहले बार MCQ सॉल्व किया था उसमें मैंने वैल्यू एडिशन नहीं किया। तो मेरी प्रैक्टिस तो यही थी कि जो सवाल गलत होते थे उनसे रिलेटेड मैं थ्योरीज को पढ़ता था और उनसे रिलेटेड जो की पॉइंट्स होते थे वो मैं नोट्स में ऐड कर देता था। नेक्स्ट टाइम जब मैं वापस रिवीजन करके PYQ सॉल्व करता था तो मैं चेक करता था कि वो क्वेश्चंस दोबारा तो गलत नहीं हो रहे। अगर दोबारा हो रहे हैं दैट मीन्स कि हमें मेहनत करने की जरूरत है, हमें उन एरियाज को ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ये अच्छा तरीका है। और आप अपने प्रीलिम्स की तैयारी के लिए ये एक मोटो लेके चलो कि कम से कम 3 से 4 बार मुझे PYQs को सॉल्व करना है, आपको याद हो जाए फॉर्मूला, तो आप बहुत इजीली जो है 250 नंबर को केमिस्ट्री में उठा पाओगे आप आसानी से। तो ये देखो प्लेटिनम है, मेरे ख्याल से 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है प्लेटिनम का सवाल। तो ये है निकल, पैलेडियम और प्लेटिनम। इसमें मैं बता देता हूँ, ये देखो 3D8 4s2 अपन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं 4D एंड 5s, और यहाँ पे लिखते हैं हम 6D और 5D एंड 6s। अब यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन है D में, तो आप जैसे ही निकल पैलेडियम पे आओगे तो आप सोचोगे 4D8 5s2 होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है। और प्लेटिनम में तो यहाँ क्या है कि वेरिएशन होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। तो याद करने का तरीका ये है 8, 9 और यहाँ पे आ गया आपका 10, और यहाँ पे S2 और यहाँ पे आपका S1 होगा, यहाँ पे आपका S1, यहाँ पे भी S1 होगा, और यहाँ पे आपका S0 होगा। ठीक है, तो आपको क्या ध्यान देना है, निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं करता, एक यूनिफॉर्म नहीं है। तो ये वाला इस ग्रुप का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप याद रखना, बहुत बार पूछा हुआ है। बहुत बार का मतलब है 2 से 3 बार पूछा हुआ है GSI में। अब अगर इस तरीके के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वेरी करते हैं तो वेनेडियम वाला जो ग्रुप है ना उसको आप कवर करना, और एक आयरन वाला जो ग्रुप है उसको आप कवर करना, और शायद कोबाल्ट वाला ग्रुप है उसको कवर करना। वहां आपको तीनों ग्रुप में एक पैटर्न मिलेगा जिसकी वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इजीली याद कर सकते हो। मैं प्लैटिनम का पढ़ के गया था, इसके साथ इन तीनों का भी पढ़ के गया था। क्वेश्चन आया था प्लैटिनम, उसने शायद इफेक्टिव एटॉमिक नंबर प्लैटिनम का आई थिंक पूछा हुआ था, पता नहीं, इसी से रिलेटेड एक सवाल मेंस में आया था और प्रीलिम्स में भी आया, तो आप इसको ध्यान रखना। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 5D9 6s1 होगा बी। फोर्थ क्वेश्चन मैं नहीं ले रहा हूं क्योंकि वो क्या बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन पे 3D सीरीज का क्वेश्चन है, जिसमें मैक्सिमम वेनेडियम का होता है, लोएस्ट आपका जिंक का होता है, फिर उसके बाद मैंगनीज का होता है, सॉरी लोएस्ट आपका मैंगनीज का होता है, बिकॉज मैंगनीज इज अ वेरी स्टेबल कन्फिग्रेशन विच बिहेव्स लाइक अ इनर्ट, जिसकी वजह से उसकी मेटालिक बॉन्डिंग बहुत ही वीक होती है। तो आप देख लेना। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीडेशन नंबर 4 है। ऑक्सीडेशन नंबर 4 में जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो Xg 4f14 एंड 5d10। 4f भरा है, 5d भरा है, तो ये कौन सा पीरियड का होगा, 6s और 6p का होगा, मतलब f और d पूरे भर चुके हैं। अब मुझे अगर इसको अपने जीरो ग्राउंड स्टेट की कन्फिग्रेशन अगर मुझे लिखनी है तो 4 इलेक्ट्रॉन और ऐड करना पड़ेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए इसमें, फिर 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके p में, तो लास्ट इलेक्ट्रॉन p में गया, तो ये p ऑर्बिटल का एलिमेंट है, कौन से पीरियड का है, तो 6 पीरियड का है। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन में एक पीरियोडिसिटी पे एक लेक्चर लेके आऊंगा जिसमें मैं 20-25 मिनट का लेक्चर रहेगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है और उससे आप ग्रुप और पीरियड इजीली बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ग्रुप आपका 14 हो गया, p ब्लॉक एलिमेंट हो गया 14 वाला, कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, टिन, वो वाला ग्रुप। तो p ब्लॉक एलिमेंट है, पीरियड इसका 6 है और ग्रुप इसका 14 है। बहुत इजी सवाल है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, ये अगेन अगर आप नहीं भी पढ़ के जाओगे तो इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होना चाहिए, और मतलब अपर स्टेट में, और एट द बॉटम वो कितना शो करता है, +3। तो ये हम लोगों ने p ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ रखा है कि अगर मैं ग्रुप 14 की बात करूं तो ऊपर वाले +4 शो कर लेते हैं, लेकिन नीचे वाले +2 शो करते हैं बिकॉज ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो 14th ग्रुप में +4 +2 चलता है, 15th ग्रुप में +3 +5 चलता है, 13th ग्रुप में +1 +3 चलता है। तो 13, 14, 15 तो मैंने बता ही दिया। 16 में आपका क्या चलता है, +2 +4 चलता है, +6 तो बहुत ही रेयर होता है। तो ये ग्रुप नंबर 6 बेसिकली ये ट्रांजिशन एलिमेंट की बात कर रहा है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ये आप लोग पढ़ लेना, हार्ड एसिड, हार्ड और सॉफ्ट इंटरेक्शन,
उससे रिलेटेड है। तो आपको पता है कि सल्फाइड आयंस हो गए, फिर उसके बाद और भी जो इनसे रिलेटेड आयंस हैं, अभी मुझे एग्जैक्ट नहीं याद आ रहे, बट सल्फाइड आयन के अलावा और भी मेरे ख्याल से मतलब फॉस्फाइड के जो लिगेंड्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कार्बोनेट्स हो गए। ये बेसिकली आपके वीक बेसिस हैं, ठीक है, सॉफ्ट बेसिस जिनको बोलते हैं। तो सॉफ्ट बेस बेसिकली किससे इंटरेक्ट करेगा, सॉफ्ट मेटल से। और मेटल्स हमारे पास सॉफ्ट कौन कौन से हैं, आपके जो हेवियर एलिमेंट्स है, कॉपर वाला ग्रुप जो है, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड हो गया, फिर आपका मरकरी हो गया, ये वाले जो मेटल्स होते हैं दीज आर सॉफ्ट मेटल्स, ठीक है। तो हार्ड एसिड बेस प्रिंसिपल यही, HSAB प्रिंसिपल यही कहता है कि सॉफ्ट सॉफ्ट के साथ इंटरेक्ट करेगा, हार्ड हार्ड के साथ करेगा। तो जो आपका सल्फाइड आयन है, इट विल फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ हेवियर ट्रांजिशन मेटल आयंस इन लो ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। सॉफ्ट मेटल, सॉफ्ट इंटरेक्शन यहाँ पे होगा। तो दीज आर सॉफ्ट मेटल आयंस। तो ये बिल्कुल बेसिक जो HSAB प्रिंसिपल पे ये सवाल पूछा हुआ था कि सल्फाइड आयन किसके साथ जो है कॉम्प्लेक्स बनाएगा, तो हेवियर ट्रांजिशन मेटल्स के साथ बनाएगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन में भी हम पढ़ते हैं और पीरियोडिसिटी में भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अगर आपके पास कोई आयंस है, मैं पहले थोड़ा सा इसका ओवरव्यू बता देता हूँ, फिर बहुत ईजी है सवाल, कि अगर आपके पास कोई भी एक मेटल आयन है तो मुझे पता है वो मेटल आयन बेसिकली किसी के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा, राइट। तो अगर मैं किसी भी मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में लेता हूं और मैं ये बोलता हूं कि उसका उसका जो एटॉमिक रेडियस है वो हमेशा फिक्स रहेगा, तो आंसर इज इनकरेक्ट। ऐसा नहीं है। जो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 है, अगर मैं उसका कोऑर्डिनेशन नंबर वेरी करूंगा, मान लो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ऑलरेडी मेटल है और मैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 से 6 में जा रहा हूं, तो उसका क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियाई ऑब्वियसली चेंज होगा। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि आयनिक रेडिया ऑफ मेटल आयन गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट आर ऑलवेज कांस्टेंट, इट इज इररिलेवेंट। और हमेशा ध्यान रखना आप लोग, ऑलवेज से बचना, है ना। ऑलवेज वर्ड आते हैं या ओनली वर्ड आता है तो थोड़ा सा वहां कॉशियस रहना कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, जो ये कह रहा है कि किसी भी पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के करस्पॉन्डिंग उसका रेडिया हमेशा फिक्स रहेगा, इट इज इनकरेक्ट। अगर +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मेटल है और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर मैं 4 से 6 में ले जा रहा हूं, तो ऑब्वियस सी बात है उसका रेडियाई जो है बढ़ेगा ही। तो एक तो स्टेटमेंट ये हो गया। दूसरा स्टेटमेंट ये है कि मान लो कि अब मैंने क्या है कि पहले मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स किया और कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ाया घटाया तो एटॉमिक रेडियाई बढ़ी और घटी। अब मान लो मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर को फिक्स कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने 6 कर दिया और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एक मेटल +2 में बना रहा है और वही सेम मेटल किस में बना रहा है, +4 में। तो इस केस में क्या होगा, आयनिक रेडियाई बढ़ेगी या घटेगी, चेंज जो होगी दैट इज करेक्ट, बट बढ़ेगी कि घटेगी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स है, अब +2 से +4 में जा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने इलेक्ट्रॉन लूज किया, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ा, तो रेडियाई क्या होगी, डिक्रीज करेगी। बिल्कुल यही, ये दो स्टेटमेंट है कि अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स कर दूं तो क्या रेडियाई फिक्स होगा, आंसर इज नो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर बदलूंगा तो रेडियाई चेंज होगा। अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स कर देता हूं और ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करता हूं तो क्या रेडियाई बदलेगा, आंसर इज यस, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाएंगे घटाएंगे तो जेड इफेक्ट भी बढ़ेगा और घटेगा और अकॉर्डिंगली उसका रेडियाई भी चेंज होगा। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो बहुत आसानी से आंसर कर पाओगे। इफ अ मेटल कैन फॉर्म कैटायंस ऑफ डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है, देन फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब फिक्स कर दिया, इट्स आयनिक रेडियाई इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग द ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी मैंने ऊपर बताया गलत है। किसी भी फिक्स्ड कोऑर्डिनेशन नंबर के लिए किसी भी मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो उसका रेडियाई क्या होगा, घटेगा। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि इफ मेटल कैटायन है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, फॉर अ गिवन कोऑर्डिनेशन नंबर उसका आयनिक रेडियाई घटेगा विथ इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन स्टेट। स्टेटमेंट 3 इज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, आयनिक रेडिया ऑफ मेटल आयन इन गिवन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, बिल्कुल सही है। पहला और चौथा स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्री हैं। जो क्या फोर्थ स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि आयनिक रेडियाई ऑफ अ गिवन आयन इन ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट को फिक्स कर दिया, कोऑर्डिनेशन नंबर को मैंने बढ़ाया तो उसका रेडियाई भी बढ़ा, विच इज करेक्ट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, पहले 4 लोगों ने घेरा हुआ था, अब 6 लोगों ने घेरा, तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा होगा, उसका रेडियाई भी बड़ा होगा। सो कौन कौन से स्टेटमेंट सही है, 3 और 4, तो ऑप्शन इज सी करेक्ट।
9th क्वेश्चन नहीं करा रहा, बहुत ही सिंपल है, आप सभी ने पढ़ रखा है, Z इफेक्टिव Z माइनस सिग्मा, सिग्मा आप सभी के लिए निकालो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और उससे पहले वाले। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां से मैं 2-3 चीजें बोलूंगा, आप लोगों को जरूर पढ़ना है। द एलिमेंट विथ हाईएस्ट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन 5D सीरीज। तो अगर आप टंगस्टन देखो, फिर ऑस्मियम देखो, फिर गोल्ड देखो, फिर मरकरी देखो, तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है अक्रॉस द पीरियड जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना चाहिए, तो ऑब्वियस आंसर आप हम लोग जो है मरकरी को टिक करेंगे, विच इज रॉन्ग। आंसर इज सी, गोल्ड इज द राइट आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसका आंसर मैं अभी पीरियोडिसिटी का ही पार्ट है, या मैं इसको बोल दूं थोड़ा सा बॉन्डिंग मोटिवेटेड है, इसका आंसर छुपा हुआ है रिलेटिविस्टिक इफेक्ट के अंदर। गोल्ड के अंदर जो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट है वो काफी प्रोमिनियंट होता है, इसको मैं अभी समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा समय लगेगा। नेक्स्ट लेक्चर मैंने पीरियोडिसिटी में रखे हैं, 1-2 लेक्चर मैं लाऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा रिलेटिविस्टिक इफेक्ट को। गोल्ड के केस में क्या होता है, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट होता है जिसकी वजह से गोल्ड का जो रेडियाई है वो घट जाता है। रेडियाई घटने की वजह से उसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से जो 6s में इलेक्ट्रॉन है और 5d में इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, कॉपर है ना, 5d10 6s1 होगा। तो गोल्ड का जो 6s ऑर्बिटल है ना, ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द हायर जेड इफेक्टिव। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस की तरफ झुक जाएगा और न्यूक्लियस को क्या करेगा, शील्ड करेगा, और जो उसके 5d इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जेड इफेक्टिव घट जाएगा, तो जो 5d ऑर्बिटल्स हैं वो एक्सपैंड कर जाते हैं और 6s ऑर्बिटल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। इन शॉर्ट, रिलेटिविस्टिक इफेक्ट वर्ड इसलिए आया क्योंकि जनरल रिलेटिविटी से हमने उसको टर्म को लिया हुआ। ये बेसिकली हेवियर एलिमेंट्स में देखा जाता है जहां पे इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्लोज टू स्पीड ऑफ लाइट होती है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के पास अगर मूव करता है, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट, तो उसका मास बढ़ जाता है, और अगर उसका मास बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है मास इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियाई। एक इक्वेशन भी है, मास बढ़ा, रेडियाई घटा, जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से 6s के ऑर्बिटल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए, और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मतलब उनके ऊपर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है 6s इलेक्ट्रॉन की। इस वजह से अगर आप देखोगे ना तो सिल्वर और गोल्ड को अगर कंपेयर करोगे, सिल्वर और गोल्ड को, द डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है, लेकिन गोल्ड की आयोनाइजेशन एनर्जी सिल्वर से ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द रिलेटिविस्टिक इफेक्ट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखना। जब ये सवाल पूछ सकता है तो वो भी पूछ सकता है, इसलिए गोल्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अब आ जाओ मरकरी के केस में, तो मरकरी के केस में क्या होता है, 5d10 6s2। अरे यहाँ तो हाईली फिल्ड ऑर्बिटल है, और ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कंसिडर भी नहीं किए जाते क्योंकि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, इनर्ट है, और लिक्विड होने का कारण भी यही है मरकरी का, बिकॉज जो 6s इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीटली फिल्ड है, इनर्ट है, इसलिए मेटालिक बॉन्ड इनका क्या होता है, वीक होता है। वेयर एज गोल्ड की अगर हम बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन खाली है, 6s है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से जो उनका मेटालिक बॉन्ड है ना वो स्ट्रांग होता है। इस वजह से गोल्ड आपका क्या है, सॉलिड है, और मरकरी आपका क्या है, लिक्विड है। सो रिलेटिविस्टिक इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, आप इसको जरूर पढ़ना। फिर आता है 11th क्वेश्चन। दिस इज वेरी फेमस क्वेश्चन, मैं इसको कराना तो चाहता नहीं लेकिन मैं बता देता हूँ। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अगेन जेई का सवाल है, आप लोग कर लेना। बस मैं फ्लोरीन और क्लोरीन के बारे में बता देता हूँ, बाकी बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब है एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एनी एटम, एनी गैसियस एटम, आइसोलेटेड गैसियस एटम एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, राइट। तो यहाँ पे फ्लोरीन और क्लोरीन में लड़ाई होती है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, क्लोरीन का साइज बड़ा होता है, तो दोनों में से कौन जीतता है, साइज जीतता है, ऑब्वियस सी बात है। अब क्लोरीन ऐसा नहीं कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल कम है, क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, साथ में साथ उसका क्या है, एक एडवांटेज है, वो है लार्जर साइज, तो इजीली इलेक्ट्रॉन को अपने वैलेंस शेल में एकोमोडेट कर पाता है। फ्लोरीन के पास एक प्रॉब्लम यह है कि साइज छोटा है, तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम होता है एज कम्पेयर टू क्लोरीन। सो इसका आंसर क्या होता है, क्लोरीन ज्यादा होगा, फ्लोरीन होगा। ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, इस वजह से उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है, वो बहुत कम है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज्यादा होगा कम होगा वो तो बात की बात है, पहले वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने के लायक होने चाहिए। तो ब्रोमीन और आयोडीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की कंपैरिजन में बहुत कम है, इसलिए उनका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। अब ये एक सवाल फेरोमैग्नेटिज्म, तो आपको पता है इट इज प्रोपोर्शनल टू मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आप सभी में कैलकुलेट कर लेना, गैडमियम होगा, सॉरी गैडमियम बोल रहा हूँ, गैडोलिनियम होगा, बिकॉज इट हैज F7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाईली
स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। भरे जाने थे 8 इलेक्ट्रॉन इसमें, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है 5d1 में, ठीक है। इसीलिए चला जाता है बिकॉज एफ के पास हाफ फिल्ड सबशेल आ जाता है, जिसकी वजह से हाईली स्टेबल होता है। 13 इज ऑल्सो वेरी सिंपल, इसका ओवरव्यू में बता देता हूं। फ्री एनर्जी इज इक्वल टू -NF E0 सेल, ठीक है, डेल्टा G0 और E0। तो अब E0 जो है जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा रिएक्शन उतना ही स्पॉन्टेनियस होगा। मैं अगर पहले रिएक्शन की बात करता हूं और दूसरे रिएक्शन की बात करता हूं तो दूसरा रिएक्शन ज्यादा स्पॉन्टेनियस होगा एज कम्पेयर टू पहला। और अगर मैं पहले रिएक्शन की बात करूं तो दोनों ही रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। और स्पॉन्टेनियस होने का मतलब क्या है कि Ag+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, Ag2+ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, हमेशा कभी लूज नहीं करेगा। तो दोनों ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेंगे। इतना इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करने के लिए, कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 मैं बेसिकली फैक्ट बेस बोलूंगा, क्योंकि इसने सिरिक सल्फेट बोला। हमेशा हम लोगों ने सीरियम सल्फेट पढ़ा है, ये Ce2SO4 का थ्राइस, ये सीरियम सल्फेट है जो मैंने लिखा हुआ है, दिस इज सीरियम सल्फेट, राइट। आप यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट सीरियम का जो है +3 है, और सेरिक सल्फेट जो होता है वो CeSO4 का होल ट्वाइस होता है, और यहाँ पे सीरियम आपका +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। तो एक वो भी मेरे ख्याल से 2-3 साल पहले सवाल पूछा था कि किस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, किस में रिड्यूसिंग। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4f5d 6s होता है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे और मेरे ख्याल से 3 यहाँ पे होते हैं, 4f3 5d1 6s2, ठीक है। तो +4 में ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, +3 में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा, बात खत्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर +4 होगा, सीरियम +4। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की हम बात करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ NO2, अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब NO2 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस, अगर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है तो मैक्सिमम वाला इसका हम काउंटर पार्ट एसिड बना देंगे, लेकिन यहाँ पे NO2 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? मैक्सिमम और लोएस्ट के बीच में है, +4 में है। तो ये ट्रिक है, दिस इज बेसिकली अ ट्रिक, कि जब हम इसको पानी के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो अपने से एक ज्यादा वाला एसिड बनाएगा और अपने से कम वाला एसिड बनाएगा, कम और ज्यादा इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। +4 है तो +5 वाला एक एसिड बनाएगा विच इज HNO3, और +4 है तो अपने से कम वाला एक एसिड बनाएगा HNO2, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसका +3 है। दैट्स इट। तो आंसर इसका क्या होगा? इसीलिए इट इज वेरी इजी, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आए। क्वेश्चन नंबर 17 नहीं करा रहा, रिड्यूसिंग कैरेक्टर के बारे में पूछा है, जो कि जिसका कारण होता है pH बॉन्ड। तो आप pH बॉन्ड देख लेना किसमें सबसे ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 16 इज वेरी इजी। बोरिक एसिड है, ट्राइबेसिक एसिड का मतलब होता है जो पानी में जाने के बाद 3H+ दे, तो बोरिक एसिड ऐसा काम नहीं करता है। दूसरा, ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस, आपका कंसेप्ट पता ही है, इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा। जो H+ रिलीज करता है उसको हम ब्रॉन्स्टेड एसिड बोलते हैं, और जो उस H+ को एक्सेप्ट करता है उसको ब्रॉन्स्टेड बेस बोलते हैं। तो जो आपका BOH बोरिक एसिड है वो दोनों ब्रॉन्स्टेड नहीं है, ना तो एसिड है ना तो बेस है। बोरिक एसिड इज अ लुइस एसिड, उसका एक वैलेंस शेल जो है p सबशेल जो है तो खाली होता है, विच हैज अ टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जब हम उसको पानी में डालते हैं तो वो एक OH आयन एक्सेप्ट कर लेता है पानी से, ठीक है, और BOH4 का नेगेटिव बना लेता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना लेता है। तो पानी में डालने से वो sp2 से sp3 में जा सकता है। इस तरीके के भी सवाल पूछे जा सकते हैं। सो इट इज अ गुड क्वेश्चन बट इजी क्वेश्चन, ये कर लेना। और ये 18th क्वेश्चन भी ये बहुत ही आसान है, R+R- निकाल लेना और देख लेना क्या रेशियो है। 0.155 है, 0.225 है, 0.414 है या 0.732 है, ठीक है। ये ट्राइगोनल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड और क्यूबिकल वॉइड, तो वहां से हो जाएगा। अगेन 19th क्वेश्चन इज वेरी इजी, फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हो, जिंक ब्लेंड में जो सल्फाइड आयंस होते हैं CCP पैकिंग करते हैं, और रूजाइड में वो HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग करते हैं। दोनों ही केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी 74% है, वो आप याद रखना। कोऑर्डिनेशन नंबर पता होना चाहिए, दोनों में कितने होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, टेट्राहेड्रल वॉइड, इसमें चेंज होता है। HCP में आपका टेट्राहेड्रल वॉइड 6 होते हैं, CCP में 4 होते हैं, 4 होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड उनका डबल होता है। तो वो सारा चीज आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 20, अगेन इट इज वेरी इजी, फजांस रूल्स पे है। मैं यहाँ पे ब्रीफ डिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी सारे सॉल्व करूंगा तो यहाँ पे उसने पूछा है कि मोस्ट आयोनिक एंड मोस्ट कोवेलेंट, तो जिन ऐसे कैटायंस जिनका साइज छोटा है, या मैं ऐसे बोलूं चार्ज बाय साइज रेशो जिनका सबसे ज्यादा है, ऐसे कैटायंस कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं। और ऐसे एनायंस जिनकी पोलराइजेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, वो भी स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट हैलाइड्स बनाते हैं, ठीक है।
तो अगर मैं 17 ग्रुप की बात करता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो डाउन द ग्रुप जाता हूँ, साइज बढ़ता है, ठीक है। तो साइज बढ़ने की वजह से उनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनकी शेयरिंग होने की प्रोबेबिलिटी या टेंडेंसी बढ़ जाती है, तो उसको हम बोलते हैं कि उनकी पोलराइजेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट हैलाइड बनाना है, तो मैं किसके साथ बनाऊंगा? आयोडीन के साथ बनाऊंगा। और अगर मुझसे कोई पूछे कि स्ट्रॉन्ग आयोनिक हैलाइड बनाना है, तो मैं किसके साथ बनाऊंगा? फ्लोरीन के साथ बनाऊंगा, राइट। क्योंकि कोवेलेंट हैलाइड बनाने के लिए पोलराइजेबिलिटी ज्यादा होना चाहिए एनायन का। अब पोलराइजेबिलिटी ज्यादा किसकी होती है? जिनका साइज बड़ा होता है। दैट्स इट। अगेन 21 इज वेरी इजी। निकल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसको Li+ आके रिप्लेस कर रहा है, तो एक चार्ज कैरियर, एक होल जो है क्रिएट हो रहा है क्रिस्टल लैटिस में, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। अगर एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर क्रिस्टल में आता है तो उसको हम बोलते हैं उस इलेक्ट्रॉन कैरियर्स, बेसिकली होल्स नहीं बोलेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे, तो वो चार्ज कैरियर होता है। जैसे पी टाइप एंड टाइप सेमीकंडक्टर्स में हमने पढ़ा था कि मेजोरिटी कैरियर कौन है, होल्स हैं कि इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस केस में कौन है? होल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका सी, ठीक है। फिर उसके बाद लिगेंड फील्ड थ्योरी है। लिगेंड फील्ड थ्योरी आपको पता है कोवेलेंट नेचर को इंट्रोड्यूस करता है अपार्ट फ्रॉम द सीएफटी। सीएफटी के केस में आपको पता है ना, वो सिर्फ आयनिक इंटरेक्शंस को ही इंक्लूड करते हैं, डाइपोल डाइपोल आयन डाइपोल, तो ये पढ़ लेना, स्टेटमेंट वाला है। फिर देखो बोरिक एसिड कितना फेमस है, 2 सवाल आ गए। तो बोरिक एसिड, बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट sp2 है, ये बताने लायक नहीं है, ये सिंपल है। स्टेरिक नंबर ऑक्सीजन का 4 होता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, इट इज सिंपल। कार्बोनेट आयन है, इसके जो रेजो बनते हैं वो उसके 3 बनते हैं, इट इज वेरी इजी, बहुत इजी और अच्छा आया था इनऑर्गेनिक। 25वां जो सवाल है वो आपका निकल से रिलेटेड है। निकल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप सभी को पता है, 3 2 5 4s एंड 4p, तो 3d8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो मैं CO4 को एक्सप्लेन कर देता हूँ, वहां थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। यहाँ पे क्या है, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो यहाँ क्या होता है, sd पेयरिंग होती है। sd पेयरिंग की वजह से क्या होता है, एक d इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक d इलेक्ट्रॉन बोलो, पूरा 3d पूरा का पूरा कंप्लीटली फिल्ड होता है, 4s खाली हो जाता है, 4p खाली हो जाता है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाता है, ठीक है। तो ये टेट्राहाइड्रल होगा और पैरामैग्नेटिक तो नहीं होगा क्योंकि सारे पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक होगा। FeCN6 की अगर मैं बात करूं, आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d6 4s0, Cn है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग होगा, ऑक्टाहाइड्रल डायमैग्नेटिक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। NiCl4 2-, अगेन इट इज अ निकल, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, 3d8 4s0। अब यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी बिकॉज क्लोरीन इज वेरी वीक लिगेंड, तो यहाँ पे टेट्राहाइड्रल होगा और पैरामैग्नेटिक होगा, आंसर इज करेक्ट। NiCO4 की बात करूं तो निकल अगेन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, डी में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर थे ना, ये क्या हो जाते हैं, पेयर हो जाते हैं, dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है और स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है, अगेन इट इज अ डायमैग्नेटिक। सो इट इज वेरी इजी, मतलब आप बहुत आसानी से इन सवालों को कर सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर 26 और 28, ये 2 सवाल मैं कराऊंगा, बाकी आप लोग देख लीजिएगा, बाकी मेरे ख्याल से इजी है। निकल वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। निकल वाले के केस में क्या है, इस तरीके के 3-4 कॉम्प्लेक्स है, आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म अजय कुमार की किताब है, वहां से आप लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को कंपेयर कर लेना। उसमें क्या है कि स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम लोग चेक करते हैं, K1 K2 K3 K4। तो हमारा जो कंसेप्ट ये है कि जैसे जैसे मेटल आयन के साथ लिगेंड जुड़ता जाता है, तो वैसे वैसे फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है, घटता जाता है। उसका कारण क्या है कि जैसे जैसे मेटल आयन के साथ लिगेंड जुड़ते जाएंगे, स्टेरिक बल्किंग बढ़ता है, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ता है, जिसकी वजह से बाकी लिगेंड्स का ऐड होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम बोलते हैं कि K1 से K2 पहला लिगेंड जुड़ना बहुत इजी होता है, दूसरा लिगेंड जुड़ना बहुत इजी होता है, तीसरे और चौथे को जुड़ने में बहुत दिक्कत आती है, राइट। तो हम अगर कंपेयर करें कि 4th लिगेंड का जुड़ना और फर्स्ट लिगेंड के जुड़ने में कहां पे इजीनेस होगा, तो हम बोलेंगे फर्स्ट का बहुत आसान होगा, चौथे का बहुत ही वीक होगा। बट कुछ केसेस में क्या है कि 4th वाला जो है कभी कभी अपने सब्सिक्वेंट मतलब K3 से K4 ज्यादा हो जाता है। तो उसका कारण 2 ही हो सकते हैं, या तो स्पॉन्टेनिटी बढ़ रही होगी या जो कॉम्प्लेक्स बन रहा होगा उसकी स्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 26 देखोगे, तो अगर मैं इन सारे स्टेप्स को ऐड कर दूं ना, तो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके का बनेगा। निकल के साथ 6 वाटर मॉलिक्यूल हैं, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पे En है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ पे निकल En का होल थ्राइस +2 और साथ में क्या है 6 वाटर मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखोगे प्रोडक्ट साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स है, जो कि एंट्रोपी को बढ़ाता है। दूसरी चीज
निकल पहले क्या है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स था, ईएन इथिलीन डायमीन जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो उसको लो स्पिन बनाता है। तो पहली बात तो एंट्रोपी बढ़ी, दूसरा सीएफएससी बढ़ा। दोनों ही चीजें, दोनों ही फैक्टर इस रिएक्शन को बहुत ही फिजिबल बनाते हैं और फेवरेबल बनाते हैं। ये दोनों इंफॉर्मेशन सफिशिएंट है क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने के लिए, बहुत ही आसान हो जाएगा। 28 ये बेवकूफ बनाने के लिए दिया, इतना घुमाने के लिए कुछ नहीं, इसने लिगेंड को कनेक्ट कर रखा है। स्ट्रक्चर इज दिस, ClCl NH3 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 NH3। तो दिस इज बेसिकली यही है, यही बना रखा है और कुछ नहीं है। तो अगर आप यहां देखोगे दोनों Cl क्या है, सिस है, और दूसरे वाले में दोनों Cl क्या है, ट्रांस है। तो फर्स्ट एंड 2 आर सिस एंड ट्रांस। थर्ड और फोर्थ अगर आप देखोगे तो ये फेशियल और मेरिडोनियल है, लाइक दिस। मैं एक ही बना रहा हूं, यहाँ पे OH2 OH2 और यहाँ पे OH2 और यहाँ पे आपका Cl Cl Cl। तो ये मेरिडोनियल हम लोगों ने पढ़ा ना, एक फेज ये बनता है, एक फेज ये बनता है, ठीक है। तो ये आप फेशियल है, राइट, फेशियल और ये मेरिडोनियल है। बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आप अगर फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस करते हो तो बहुत आसानी से सारे सवाल को सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप कोशिश ये करो कि जब भी आप PYQ सॉल्व करो ना, तो कम से कम 2 से 3 बार आप सॉल्व कर चुको, ताकि आपको चीजें याद हो जाए। और हर एक पेजेस का, जो मैंने GS में बताया था, हर पेजेस बोल रहा हूँ, हर चैप्टर का आपके पास की नोट्स होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के टाइम आप थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे। कोऑर्डिनेशन है तो 5-6 पेज होने चाहिए मेरे पास कोऑर्डिनेशन बार बार पढ़ने के लिए। और मेरे पास PYQ का डेटाबेस होना चाहिए कि 50-150 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 30 गलत थे, दोबारा सॉल्व किया तो 30 में से 20 ही गलत हुए, तीसरी बार सॉल्व किया तो मतलब वो डिक्रीजिंग ट्रेंड आपको मिलना चाहिए। तब आप समझो कि आपकी तैयारी बहुत सही डायरेक्शन में जा रही है। और साथ के साथ GS को भी इक्वल नहीं तो 1/4 या 1/3 टाइम आप साथ के साथ दो। सो दिस इज फॉर दिस सेशन। ये इस सेशन में हम लोग यहीं तक डिस्कशन रखेंगे। आपकी क्वेरीज जो भी होंगे टेलीग्राम पे आप शेयर करो, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उनको इम्प्रूव करेंगे। दूसरा मेरा ये सवाल है कि हम लोग नेक्स्ट जो हमारा सेशन होगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस हम या कुछ कुछ टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट हैं प्रीलिम से रिलेटेड उनको लेके आएंगे, और कुछ PYQs को भी लेके आएंगे, और फिर कोशिश करेंगे कि GS के भी कुछ कुछ लेक्चर्स बनाए जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।